एंशिएंट डेल्यूज जो कि नियाग्रा फॉल्स से 200 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव थी। It's like 1,000 car crashes all at once. There's massive amounts of energy, lots of noise. A landmass twice the area of Ireland submerged. This is hundreds of thousands of square kilometers of land that was replaced, reclaimed by the sea. The foundations of the civilization washed away and scattered all over the globe. This would just completely transform the world that we know. क्या जो ग्रेट फ्लड जो कि कई धार्मिक पुस्तकों में वर्णन होता है जिसका, क्या वो वाकई में ही घटित हुआ था? और क्या हमारे ऊपर आज भी उसी भयंकर बाढ़ का खतरा और आज भी क्या उसी भयंकर बाढ़ का खतरा हमारे ऊपर फिर से अभी भी मंडरा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और ये शो जो कि आपको बहुत पसंद आ रहा है, जैसा कि मैं आपके फीडबैक्स जो मुझे मिलते हैं आपके द्वारा सेंड किए गए डिफरेंट माध्यम से, उसके मुताबिक यू आर रियली लाइकिंग दिस शो। और ये शो जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की। और आज के शो में हम चलेंगे आज से तकरीबन 8000 साल पहले, यानी कि 6200 BC। If that is not the material from which myths are created, I cannot imagine any other material. पानी एक ऐसा एलिमेंट जो कि धरती पे काफी मात्रा में पाया जाता है। हमारी 2/3 of the earth's surface is covered with this essential element, जो कि जिसके अंदर टाइम की शुरुआत से ही धरती पे जीवन पनप रहा है। लेकिन ऐसा क्या होगा, अगर थोड़ा सोच के देखिए कि अगर यही पानी हमारे खिलाफ हो जाए किसी दिन। इस धरती पे जब से उसकी स्थापना हुई है, तब से आप देखिए कि सर्जिंग रिवर्स एंड राइजिंग ओशंस हैव चेंज्ड द फेस ऑफ द अर्थ। पानी ने जो है इस धरती की जो नक्शा ही वो बदल दिया है। अगर आप पूरे हिस्ट्री आप उसके जब से अर्थ की शुरुआत हुई थी तब से आप उसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि जो धरती उस समय थी वो धरती आज नहीं। We need water to live, but sometimes we can't live with it. When it breaks its bounds, when rivers flood, when lakes flow, you see that thing that's usually so life-giving taking lives by the hundreds, by the thousands, sometimes by the millions. उस तूफान से भयंकर कोई भी तूफान नहीं हो सकता जब इतनी मात्रा पानी जो है, जो हमारे ओशंस में है, वो एकदम ही सब के सब एक ही साथ हमारे ऊपर हमला बोल दे। तो आइए अब हम चलते हैं 6000 BC और जगह है एशिया माइनर, वो जगह जिस जगह पे द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया मीट। A narrow strip of land separating the cradle of civilization from the
vast Mediterranean Sea gives way. दुनिया के सारे समुद्रों और ओशंस की ताकत उस पानी के पीछे थी, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त फोर्स के साथ सब कुछ जो भी उसके रास्ते में आया उसको बहाता हुआ लेके चला गया। सब कुछ उसने सबमर्ज कर दिया। वो बड़ा नीचे की तरफ एक वैली थी, एक घाटी थी, और वहां पे जो सिविलाइजेशन बस रही थी उसके ऊपर सब उसको सबमर्ज करता हुआ एक पास के लेक को भी डुबो के रख दिया उसने। इतनी तेजी से और इतनी फोर्स से ये पानी उस लेक की तरफ बढ़ा था कि जो उसके शोर था पानी का वो तकरीबन 100 मील दूर तक भी सुनाई दे रहा था। The force is just incredible, and the weight of all that water is incredible pressure. It would have just gone through like a jet and would have surged through. It would have been a horrendous sight. As the torrent erupts into the basin, आसमानों में जो थी बिजलियां कड़कने लगी और पूरे इलाके को ढक दिया एक जबरदस्त धुंध ने, और पानी ने खा लिया ये सारी जमीन। This flood would have been actually raising the coastline of the sea at the rate of about half a mile a day. जो भी लोग इस इलाके में रह रहे थे वो सीधे they were forced to look out for some higher grounds, और जो इस पानी की बाढ़ को से बच नहीं पाए उनको पानी ने बिल्कुल रौंद के रख दिया। It must have been one of the most incredible sights that they'd ever seen. A whole sea emptying into another sea. तकरीबन 100 से भी ज्यादा दिन तक ये पानी आता रहा और जमीन और उस पानी के नीचे जाती रही, और फाइनली जो था उसने उतना इलाका कवर कर लिया था पानी ने जितना कि आइलैंड के एरिया से दुगना एरिया उसने कवर कर लिया था। तकरीबन 60,000 स्क्वायर माइल्स इलाका जो जमीन थी वो इस जबरदस्त बाढ़ के नीचे चली गई। And this deluge literally reshapes the shape of the globe. So this is hundreds of thousands of square kilometers of land that was replaced, basically reclaimed by the sea. ये जो जबरदस्त फ्लड था, it would have been the most destructive thing the world has ever seen. और इसने बना दिया वो वाटर बॉडी जिसको हम सब लोग आज जानते हैं द ब्लैक सी के नाम से। और क्या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये जो जबरदस्त बाढ़ आई थी, it would have been the foundation of the most famous fables in the human history. और वो क्या चीज थी? The story of Noah and the great flood as told in the Bible's book of Genesis. कितने एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी मानते हैं कि 8,000 साल पहले जो जमीन आज के ब्लैक सी के नीचे है वो किसी टाइम एक बहुत ही फर्टाइल इलाका हुआ करती थी, जहां पे कि जो सिविलाइजेशन है वो शुरुआती दिनों में थी। This is where there were populations of people living proximal to the cradle of civilization and proximal to where there were advanced civilizations coming up. People would have been
desperately racing away from this, trying to retrieve whatever they could get that was right at the edges of the floodwaters that they could possibly still save, and then trying to put them onto whatever sorts of carts or sleds or whatever else they had available to themselves to drag things away from the edge of the rising waters. It would have been a horrifying experience. जो सवाल मन में उठ रहा है वो ये है कि did this great flood decimate this early civilization, और उसके बाद उसने फोर्स किया लोगों को to move to Europe, Asia and beyond to escape from this rising water. और क्या ये लोग अपने साथ लेके गए इस जबरदस्त बाढ़ की कहानी? नोआ की जो कहानी है वो अकेली कहानी नहीं है रिगार्डिंग दिस ग्रेट फ्लड. दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में ऐसी कितनी ही मिलती जुलती कहानियां हैं which talk about this great flood which destroyed the civilization. जो सुमेरियन एपिक है गिलगमेश, उसमें ऐसे बताया जाता है कि नाखुश देवताओं ने लोगों को सजा देने के लिए एक बहुत ही ग्रेट फ्लड को पैदा किया था. और ऐसी ही कहानी आपको मिल जाती है ग्रीक्स, रोमन्स, पर्शियन, और अगर हम अपने हिंदू पुराणों की भी बात करें तो उसमें भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें कि बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आ जाती है. Could these flood myths be an echo of the prehistoric mega storm which engulfed the early civilization? On nearly every continent across the world, you find in legends and mythology a very, very similar story. You see in Irish legends, in Norse legends, in Native American legends, in legends from tribes in Mexico. The same story of a worldwide flood, of water covering the entire planet, and only a select few survive by building a boat, by finding some sort of vessel, by clinging to a raft. क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टोरीज हैं रिगार्डिंग दिस ग्रेट फ्लड जिसको कि लोग एक मिथ मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सबके शेयर्ड एक्सपीरियंस हो और ऐसी एक घटना वाकई में हुई हो किसी जमाने में इस धरती पे, जिसके बाद जो आज की ब्लैक सी है वो बनी थी. They had this roaring sound. They had to abandon their abode. If that is not the material from which myths are created, I cannot imagine any other material. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो जियोलॉजिस्ट हैं वॉल्टर पिटमैन और विलियम रायन, वो ऐसा मानते हैं कि ये जो कहानियां हैं दे आर एन एको ऑफ अ प्री हिस्टोरिक मेगा स्टॉर्म जो कि वाकई में ही घटित हुआ था इस धरती पे. Almost every group of people in the world has a flood legend. We think that the flood of the Gilgamesh epic and the biblical flood, Noah's flood, plus some of the other flood legends that existed amongst the people of the region of Mesopotamia, that they can all best be explained by the Black Sea flood. वॉल्टर पिटमैन जो है is a pioneer in plate tectonics and William Ryan specializes in marine geology. 1990 के शुरुआती सालों में इनके दोनों के मन में आया कि ये जो कहानियां हैं regarding this great flood, उनका क्या कोई जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है. और दोनों का ऐसा मानना भी था कि कोई ऐसा जबरदस्त इवेंट हुआ होगा जैसा कि धरती ने कभी भी अभी तक नहीं देखा होगा. वही जो है इन सारी जो फ्लड रिलेटेड कहानियां हैं और दुनिया के अलग अलग कल्चर में उसको शुरुआती कैटलिस्ट हो सकता है. और उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू करी.
उनके दोनों के मन में ऐसा भी आया कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पे कि ये जबरदस्त बाढ़ आई होगी, ऐसी जगह जहां पे कि इतना जबरदस्त पानी आया होगा और वो जगह बिल्कुल ही तबाह हो गई होगी और वहां के रहने वाले शुरुआती लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद दुनिया का ही अंत हो रहा हो। इतनी जबरदस्त बाढ़ आई होगी उस जगह में। उन्होंने ब्लैक सी पे अपना ध्यान कई कारणों से केंद्रित किया था, जिसमें एक थ्योरी भी शामिल थी जिसके मुताबिक कि हो सकता है कि ब्लैक सी वहां पे शुरुआत से नहीं रही होगी। कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि द स्ट्रिप ऑफ लैंड which separated the Mediterranean Sea from the valley below was breached by an ancient flood. That strip of land को दोस्तों आज हम कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि 19 मील का चैनल है which connects the Black Sea to the oceans of the world. और आज ये जगह सपोर्ट करती है टर्की का शहर इस्तांबुल। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 8000 साल पहले ये था ग्राउंड जीरो। 1993 में दोस्तों पिटमैन और रायन along with researcher कैंडिस मेजर को इनवाइट किया गया था to sail out with a Russian research vessel, और उन्होंने सोनार की मदद से they started mapping the bottom of the Black Sea. In 1993, on a Russian ship, we had the opportunity to make a discovery with sonar devices that use sound to image down to the seafloor and into the seafloor and look at, say, a cross-section of the seafloor, the layering of the seafloor. Using a computer, you could see the geometry of these layers. और सोनार की मदद से जो चीज सामने आई वो थी at the bottom of the Black Sea there appeared to be an older ancient shoreline. क्या ये पॉसिबल सबूत था एक एंशिएंट वैली का जिसके के बीच में एक छोटी वाटर बॉडी थी, एक ऐसी घाटी जो बिल्कुल ही डूब गई होगी जब ये मेगा फ्लड आया होगा। We knew we had it. We knew. We could see right there. If this goes on like this for the next few days, we've got it. The preservation of landscape was one of the first clues that the transformation of this lake to a saltwater sea was extraordinarily abrupt. पिटमैन और रायन दोनों का ऐसा मानना था कि उनके पास सबूत थे जो कि उनकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनके पास जो सबूत थे वो काफी नहीं थे कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी और पूरी दुनिया इनके आइडिया को सपोर्ट कर सके। इनको बहुत ही जबरदस्त कोई ठोस सबूत चाहिए थे कि जो उनकी थ्योरी थी कि ये वाकई में ही जो ब्लैक सी की फ्लडिंग थी, इस घाटी की फ्लडिंग थी, वही शुरुआत थी ऑफ द स्टोरी ऑफ द नोहा एंड द ग्रेट फ्लड। बाइबल में हम कहानी पढ़ते हैं नोहा एंड द ग्रेट फ्लड, और यही मिलती जुलती कहानियां बताते हैं द रोमन्स, द ग्रीक्स, द सुमेरियंस, द बेबीलोनियंस, द हिंदूज, और वो सारी की सारी जो अर्ली सिविलाइजेशंस है, सारे कल्चर्स हैं, ये बताते हैं ऐसा जबरदस्त फ्लड था which rocked the foundation of mankind. ये सारी जो एंशिएंट कल्चर्स हैं, जो इनकी कहानी है इस बारे में, they are based on facts. एक ऐसा इवेंट जिसने की पूरी धरती की कहानी ही बदल दी। पिटमैन और रायन दोनों का ही ऐसा मानना है कि तकरीबन 8000 साल पहले एक जबरदस्त फ्लड ने क्रिएट किया था 170,000 स्क्वायर माइल्स की ब्लैक सी, और कितने ही लोगों को अलग
अलग अलग इलाकों में कर दिया उसने तितर बितर, और वो भी उस टाइम पे when the civilization was just beginning to take shape. This idea was driven by an assumption that flood myths like that in the Bible or like those of Mesopotamia may have some basis in reality. Almost every group of people in the world has a flood legend. 1993 में जो एक्सपीडिशन हुआ था, उसके दौरान जो सोनार इमेजिंग करी गई थी ब्लैक सी के बॉटम की, उससे ऐसे पता लगा कि नीचे की तरफ एक बहुत पुरानी वाटर बॉडी की शोर लाइन है। पर ऐसा माना जा रहा था, जो वो ऐसे संकेत दे रहे थे, जो इमेजिंग आई थी उसके बाद संकेत मिल रहे थे कि वो जो वाटर बॉडी थी वो आज की प्रेजेंट वाटर बॉडी से साइज में कहीं छोटी थी। The landscape changed. You can imagine a lake suddenly increased its size by another 30%. लेकिन उनको बहुत ही ठोस सबूत चाहिए थे ये प्रूव करने के लिए कि वाकई में ये वही जगह थी जहां पे वो जबरदस्त बाढ़ आई थी 8000 साल पहले। लेकिन जो सबूत उनको चाहिए थी वो तो इस पानी की विशालकाय बॉडी के नीचे तल पे थे, और उन्होंने सेडिमेंट इकट्ठे करने शुरू किए जो कि उन्होंने उठाए थे ब्लैक सी के नीचे तल से, और वो कितने ही हजारों सालों की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में चले गए पीछे। We extracted from that pipe sediment core. Then our job was to take that mud and make something of it, figure out what it was telling us. जो सबूत उनको मिले थे उनमें ऐसे भी सबूत हैं जो कि रखे गए हैं एट द लेमॉन डॉरिटी अर्थ ऑब्जर्वेटरी। वो पहले सबूत थे जो कि पिटमैन, रायन और मेजर खोज रहे थे। In the case of the Black Sea shelf, there were living lots of mollusks. When this was a giant freshwater lake, those mollusks are tiny, what we call today zebra mussels. और उनको मिले थे कुछ जीवन के संकेत जो कि सजेस्ट कर रहे थे वो उन्हें तभी मिलने चाहिए थे जबकि नीचे पहले एक फ्रेश वाटर लेक हो। तो जो जीवन फ्रेश वाटर लेक में पनपता है उस जीवन के संकेत उन्हें इस ब्लैक सी के तल में से मिल रहे थे। जिस साइज के मोलस्क उन्हें मिले थे नीचे समुद्र तल में, वो फ्रेश वाटर लेक में ही पाए जाते हैं। जो मोलस्क समुद्र और दुनिया के ओशन में पाए जाते हैं उनका साइज इन मोलस्क से बड़ा होता है और कई बार तो दोगुने से भी ज्यादा बड़ा होता है साइज। और जो प्रूफ इनको मिले थे जो सजेस्ट कर रहे थे कि ये लेक जो था फ्रेश वाटर लेक और उसकी जो घाटी थी वो भर गई थी बाढ़ के पानी से, वो था प्लांट लाइफ का मिलना। To find roots of plants in sediment means that surface, that area was exposed to the air, was not underwater. Other cores also suggested that this ancient lake might have been flooded with the sudden influx of seawater. We could see in the sediments the shells of ancient life and recognize in the bottom of the cylinder shells of creatures that only lived in freshwater lakes. In the upper part of the cylinder, the shells of those that then colonized the new saltwater sea, and found the transition between the two was extraordinarily abrupt. Core after core after core. With that change in the sediments came a change in these clams and mussels that lived there and told us immediately, okay, this was a lake and this is marine. These shells would have been immigrants coming in from the Mediterranean. So there had to be a connection between the Black Sea and the rest of the oceans at that time. और जब दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, so it revealed that all the saltwater shells were from that small period of time
around 8,000 years ago. क्या ये वो जबरदस्त सबूत है जिनको की खोज रहे थे सब, कि जो एकदम ही जबरदस्त सी वाटर का इन्फ्लक्स हुआ होगा इस लेक के अंदर, वो लेक जो कि उस पानी या बाढ़ के आने से पहले बहुत ही ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा होगा तब। और क्या उससे पहले दुनिया ने इतनी जबरदस्त बाढ़ देखी होगी, और क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जबरदस्त बाढ़ आ सकती है? Every body of water has the potential to flood. It has the potential to overflow if there's a shift in the balance anywhere in the water cycle. चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो टॉरेंशियल रेन से हो, हरिकेन से हो, और द राइज इन द सी लेवल, किसी भी कारण से हो सकता है। एवरी बॉडी ऑफ वाटर हैज द पोटेंशियल टू ओवरफ्लो इट्स बाउंड्रीज, और जब वो अपनी बाउंड्रीज को ओवरफ्लो कर देती हैं और जमीन उनके नीचे जाने लगती है पानी के, तो it is impossible to reverse this cycle. A flood can be completely devastating because it wipes out everything in its path. People drown, crops are ruined, homes are completely devastated. Floods are probably the deadliest natural disaster in human history. 3 floods over the last 125 years in China have killed over 5 million people. So this is enormous, much larger than most other natural disasters. जब दोस्तों बाढ़ का पानी आता है तो बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है, कितने ही जमीन को वो खा जाता है। वो जमीन जो कि समझी जाती थी सेफ है रहने के लिए, वो एकदम बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है। और कई बार तो इस तरह वो प्रभाव छोड़ता है जैसे कि ब्लैक सी के फ्लड ने किया था, कि उस जगह के सारे लोग जो वाशिंदे थे, उस जगह जो रहा करते थे, उस पे उसने परमानेंटली प्रभाव छोड़ा था। August 2005, one of the most horrific mega storms of modern day, Hurricane Katrina, devastates the Gulf Coast of United States of America. Mankind has come a long way with technology, trying to mold the earth to our needs, but there are some things that still leave us powerless. और उस तूफान में दोस्तों 80% of the New Orleans city जो थी बाढ़ के पानी से भर गई थी, तूफान के पानी से भर गई। You've seen images from Hurricane Katrina. Everything in its path destroyed. और जब वो बाढ़ का पानी फाइनली रुका, तब 1000 लोगों की मौत हो चुकी थी और तकरीबन 2 लाख मकानों को नष्ट कर चुका था, और कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुका था वो हरिकेन कैटरीना। क्या जो न्यू ऑरलियंस शहर में हुआ था वो एक रिपीट परफॉर्मेंस थी, वो भी एक छोटे स्केल पे, कि ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्लडिंग that took place in the Black Sea. और जैसे ही न्यू ऑरलियंस के रेजिडेंट्स जो थे, they were overwhelmed by the water which came into their city, हो सकता है वैसे ही लोग जो हैं might have been overwhelmed by the flooding in the Black Sea scenario. The water just come up, just out of nowhere. Came all the way up to the window of the house. It looked like we were sitting in the middle of a river. Everybody here was trying to head for higher ground, and there is no higher ground. लेकिन एक मेजर डिफरेंस है न्यू ऑरलियंस की फ्लडिंग और ब्लैक सी फ्लडिंग में। जैसा कि हर बाढ़ के बाद होता है कि पानी वापस चला जाता है, और यही केस हुआ था न्यू ऑरलियंस के में भी, कि पानी वापस चला गया था। लेकिन
ब्लैक सी के अगर हम बात करें तो पानी कभी वापस गया ही नहीं। It's not a flood in the traditional sense. Even something as grim as Hurricane Katrina and all the damage that it did in New Orleans is still conditioned by the fact that we know that the water will recede. लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें कि ब्लैक सी जो थी वाकई में इट वाज क्रिएटेड बाय एन एंशिएंट फ्लड, तो दिमाग में एक सवाल उठता है कि कितना पानी आया था एकदम उस जगह पे, और उस पानी की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, और क्या वाकई में ही ऐसा कुछ इतना जबरदस्त बाढ़ आई थी जिसने कि ब्लैक सी को क्रिएट किया। क्या ये वाकई में घटित हुआ था इस धरती पे? Do you think you would survive? Do you think anything in its path would survive? 8,000 साल पहले the Mediterranean Sea surged through the Bosphorus Strait in now which is called Turkey with tremendous force, और उसने एक पुराने लेक को बिल्कुल पानी से भर दिया था और कितने ही लोगों को तितर बितर कर दिया जो उस घाटी में रह रहे थे, और वो भी उस टाइम पे जबकि सिविलाइजेशन वाज जस्ट स्टार्टिंग टू टेक इट्स शेप। और क्या ये जो जबरदस्त बाढ़ आई थी 8,000 साल पहले, क्या ये वही है जिस बाढ़ का वर्णन दुनिया के अनेक धर्म ग्रंथों में होता है? The idea that the flood is the worst thing that's ever happened to mankind may be true because we do not have any other such bases flooded on such a huge scale when humankind was around to remember it. And there are no other geological phenomena that would equal the magnitude of that. लेकिन इस जबरदस्त बाढ़ की शुरुआत कैसी हुई थी? अगर हम सोचें 8,000 साल पहले, तो धरती पे जो आखिरी हिमयुग है, आइस एज है, वो खत्म हो रही थी। जो धरती का तापमान था वो बढ़ रहा था, और जो काफी बर्फ जो जमी हुई थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के ऊपर, वो धीरे धीरे पिघल रही थी। Around 8,300 years ago, the remaining bit of the Laurentide ice sheet in North America collapsed and it poured into the North Atlantic, and you had a sea level rise almost instantaneously. और जब ये बर्फ पिघल रही थी, तब उसने क्या किया, जो सी लेवल है उसका इंक्रीज कर दिया। वो तकरीबन 5 फुट ऊंचा हो गया सी लेवल, और जो उसने क्या किया, इट push the Mediterranean Sea towards the Black Sea basin. जो जियोलॉजिस्ट पिटमैन और रायन है, उनका तो ऐसे मानना है कि ये जो समुद्र का लेवल बढ़ गया था बर्फ के पिघलने के बाद, उसी की वजह से ये ब्लैक सी का फ्लडिंग हुआ। इतनी जबरदस्त था ये चीज कि मेडिटेरेनियन सी का पानी एकदम ही बहुत ही तेजी से ब्लैक सी बेसिन में भर गया। लेकिन उनकी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक कम्युनिटी में बाकी लोग नहीं मानते। उनका ऐसे मानना है कि ये बहुत सडन और जबरदस्त बाढ़ नहीं थी, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था, और जो मेडिटेरेनियन सी का जो पानी है वो धीरे धीरे ब्लैक सी बेसिन में भरा था, और इस प्रोसेस को कई हजारों साल भी लग गए थे। Because of all these glaciers melting worldwide was increasing the height of the global ocean, and that increased the height in the Aegean Sea and then the Sea of Marmara. When the level of the Aegean and Marmara got to a certain point, it breached the dam at the Bosporus. वो ऐसा जबरदस्त इवेंट नहीं था जैसा कि पिटमैन और रायन पोर्ट्रे कर रहे हैं। साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि ये जो था ब्लैक सी का जो भरना था, ब्लैक सी बेसिन का जो भरना था, वो इट वाज नॉट द कैटलिस्ट फॉर ऑल द
flood myths all over the world. The alternative hypothesis to Ryan and Pittman's catastrophic flooding hypothesis is that the Black Sea would have risen more or less in lockstep with the rest of the world ocean, and so the rise would have been relatively smooth, and there's no catastrophe. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अगर इस ब्लैक सी बेसिन के भरने को it is considered to be a catalyst for all the flood related myths in all the different cultures of the world. The water has to come in very suddenly और बहुत ही जबरदस्ती तेजी से पानी उसको आना चाहिए, जबकि वो इसलिए वो जल्दी से जल्दी ब्लैक सी बेसिन भरेगा। और हमारे पास ऐसा क्या प्रूफ है साइंटिस्ट के पास कि वाकई में ही पानी जो था इतनी तेजी से उस जगह भरा था जैसा कि पिटमैन और रायन अपनी थ्योरी में पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओशनोग्राफर मार्क सिडॉल जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर ब्लैक सी बेसिन में बहुत तेजी से और जबरदस्त तरीके से पानी भरा होगा तो इट वुड हैव लेफ्ट ठोस सबूत on the floor of the Black Sea. I found it a little surprising that with all of the vast amounts of water flowing into a small basin with very malleable mud underneath it, the idea that there wouldn't be geological evidence for that was not ambiguous seemed surprising. 2002 में सिडॉल ने अपना कंसंट्रेशन करा प्रॉस्परस स्ट्रेट के ऊपर। वो लोकेशन चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे एकदम जबरदस्त तेजी से पानी आया हो या बहुत ही स्लो माइग्रेशन हुआ हो पानी का, वो लोकेशन बननी चाहिए थी। Following the collapse of such an earth dam, the water would really charge quickly down the Bosporus into the Black Sea. I wanted to try and get a feeling for how the fluids of any jet would flow into the Bosporus, the amount of energy involved, and how much that might leave characteristic features on the sea floor. और उन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल भी बनाया जिसमें कि उन्होंने ऐसा क्रिएट किया the mouth of the Black Sea at the Bosporus Strait before the influx of water, और उसमें उन्होंने दोनों प्रकार से पानी भरने की कोशिश करी, एकदम तेजी से सी वाटर और दूसरी तरफ एकदम ग्रेजुअल सी वाटर का इन्फ्लक्स। और जब उन्होंने उस फ्लड के बारे में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, जो कंप्यूटर प्रोग्राम से रिवील हुआ that the massive wall of water will create a deep underwater channel at the mouth, the Black Sea, and this will lead to the flow of water flowing in an unusual direction. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों जितने भी वाटरवेज हैं, ज्यादातर में उसमें जो पानी निकलता है माउथ से, वो इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। लेकिन सिडॉल का जो कंप्यूटर मॉडल था उसमें वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि इस ब्लैक सी के केस में पानी विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। We found, yeah, indeed, there is a channel which is the same width as the width of the Bosporus, but which follows a very strange path which turns to the left. Now, under normal circumstances, all of the current wants to turn to the right because of the Earth's rotation. और सिडॉल का ऐसा मानना था कि अगर जबरदस्त तेजी से पानी आएगा तो ही उस स्थिति में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, उतनी ताकत होगी पानी में कि वो अर्थ के रोटेशन की जो फोर्सेस हैं उसके विपरीत दिशा में पानी को बहा के ले जाए। लेकिन ये तो सिर्फ कंप्यूटर मॉडल था। सिडॉल को चाहिए था ठोस सबूत कि वाकई में ही जो ब्लैक सी के तल पे हो रहा है क्या वो उसकी फोटोग्राफ होने चाहिए थी अपने मॉडल को प्रूव करने के लिए। सिडॉल ने अपने डाटा को कंपेयर किया एक
फ्रेंच रिसर्चर्स की टीम के डाटा से, जिन्होंने की पहली बार मैप किया था द अंडर वाटर मैपिंग ऑफ द बॉस्फरस स्ट्रेट वेयर इट मेट द ब्लैक सी। और ये बहुत ही जबरदस्त सबूत था। The results that they came back with really looked very similar to the predictions of our model. So there was, in a way, a eureka moment. और इससे पता लगा कि वाकई में ही बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया था बॉस्फरस स्ट्रेट से होता हुआ ब्लैक सी बेसिन में, और उसने शायद कुछ सालों में ही ये जगह पूरी भर दी थी। लेकिन वो कितना पानी होगा? सिडॉल का जो कंप्यूटर मॉडल था उसके हिसाब से तो तकरीबन 60,000 cubic meter of water flowed into the Black Sea basin per second after the small strip of land जो कि आजकल बॉस्फोरस स्ट्रेट बोली जो कहलाती है, इट ब्रोक। और इतनी मात्रा में जो पानी आया होगा, उसने क्या किया? उसने जो उस लेक जो था उसका वाटर लेवल बढ़ा दिया बाय तकरीबन 500 feet। That flow is going to charge down the channel and hit the Black Sea into a huge impact. Thousands of car crashes every instant. A massive impact. And you're really talking about a huge amount of water. और ये इतना पानी था दोस्तों कि उसने जो इंसानी बस्ती रह रही होगी उस लेक के किनारों पे, उसको बिल्कुल पूरी तरह तबाह कर दिया होगा। और जो लोग बच पाए होंगे वो सब इधर उधर तितर बितर हो गए होंगे। If you've been someone who had been living there at this time, one of these sort of simple farmers, and suddenly you're faced with this rapidly rising sea level, it's hard to imagine how you could possibly have coped with that. This vast current flowing, flooding the Black Sea area. It was tremendous. अब तो ऐसा बिल्कुल असंभव है ये सोचना कि इतना जबरदस्त पानी जो बॉस्फोरस स्ट्रेट से आ रहा होगा वो नीचे की घाटी में वो कैसा लगता होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक छोटा मॉडल क्रिएट किया है ऑफ द स्मॉल पीस स्ट्रिप ऑफ लैंड which would have separated the Mediterranean Sea from the valley down below. Well, we're looking at the rising sea level in the world ocean connected through the Mediterranean and the Sea of Marmara right down to the Bosphorus. So the whole world ocean over here, the choke point there. The erosion is catastrophic because the water is accelerating. A tremendous amount of force is being exerted at ocean scale on this small bank of sediment that's in effect holding back the entire ocean from the Black Sea. The flood builds on itself. It's like an explosive release of water into the Black Sea, and very quickly as the sediment wall is eroded away, the water floods into the Black Sea and abruptly raises its level. Anyone living in there until the moment when the water actually crested this would have had no idea what was coming. The water erodes away at the base of the sediment. The sea level rises in the Black Sea. The fresh water that was there is now replaced by salt water from the Mediterranean, and the Bosphorus drowned, which is how we see it today. ये जो मॉडल बनाया गया था बॉस्फोरस स्ट्रेट का वो तकरीबन 6 इंच चौड़ा है, लेकिन जो एक्चुअली में बॉस्फोरस स्ट्रेट है जहाँ पे कि वो 8,000 साल पहले घटना हुई होगी, वो तकरीबन 2 मील से भी ज्यादा चौड़ी है एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट, और एवरी इंच ऑफ इट वाज सबमर्ज्ड इन द वाटर। दुनिया ने आज तक कितने ही जबरदस्त बाढ़ देखी है, और उन हर बाढ़ में यही होता है कि पानी आखिरकार वापस चला जाता है जिस जगह से वो आया था, लेकिन इस पर्टिकुलर बाढ़ में पानी वापस गया ही नहीं। It was a permanent change. It wasn't part of the natural rhythm of the earth. It was an anomalous effect that no one had ever seen before.
and that, in fact, is a transformation that's still with us. लेकिन क्या ये जो जबरदस्त फ्लड था ये वाकई में ही घटित हुआ था? तो ऐसा क्या फिजिकल प्रूफ है that it buried the ancient civilization? क्या समुद्र, क्या जो ब्लैक सी के तल पे ऐसा कुछ प्रूफ अभी भी मौजूद होंगे जो कि प्रूव कर सकें कि वाकई में ही it buried the ancient civilization? ब्लैक सी, इतनी बड़ी विशाल वाटर बॉडी जो कि 6 कंट्री के बॉर्डर करती है, इंक्लूडिंग टर्की एंड रशिया, और जो कि 2 कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है, और दुनिया के जो ओशंस हैं वो सिर्फ उससे एक नैरो बॉस्फोरस स्ट्रेट के द्वारा ही कनेक्टेड है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 8000 साल पहले ये वाटर बॉडी हो ही ना और इसकी जगह पे एक फर्टाइल घाटी हो जहां पे कि कितने ही हजारों लोग रहा करते हैं? कितना ही एविडेंस इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये जो जगह थी ये बहुत ही एक थ्राइविंग फर्टाइल वैली थी और एक बहुत ही जबरदस्त फ्लड के बाद ही ये सब जगह भर गई थी। Mounting evidence points to a cataclysmic flood that ripped through this land and its lake. If this kind of Black Sea flood really did occur, it would have been a monumental event in the development of civilization as we know it. It would have scattered a large number of people to other parts of the earth, and it would certainly have changed how a lot of later civilization would have evolved. लेकिन क्या ऐसा कोई सबूत मौजूद है जो इस बात को प्रूव करे कि वाकई में ही उस जगह पे कोई thriving civilization पनप रही थी? It's uncertain how many people might have been affected by a flood like this. Probably something on the order of a few 100,000 people, which may not sound like a lot by our modern standards, except that remember, at this time the whole global population was probably only about 5 million people. So this would have been a major flooding event that would have unseated a huge portion of the Earth's population. You could run away from the flood, but you could not take anything with you. So all their possessions, all their villages, they were flooded. And these people, they were dispersed. कितने ही हजारों सालों से लोग खोज कर रहे हैं about the Noah's flood. और क्या ऐसा हो सकता है कि इसके सबूत जो है वो मौजूद हो अभी भी ब्लैक सी के तल पे? मरीन रिसर्च साइंटिस्ट ड्वाइट कोलमैन का ऐसे मानना है कि हो सकता हो नोहा की जो थ्योरी है वो सच भी हो सकती है। The Black Sea is a good candidate for the Noah's flood story because it's an isolated basin and that the flood would have had immediate effects on the people that were living there. It would have affected archaeological sites. So let's go see if we can find those archaeological sites and see how well preserved or how inundated they are. 2000 में कोलमैन और उन्होंने अपने साथ में लिया मशहूर अंडरवाटर एक्सप्लोरर बॉब बैलर्ड को और वो दोनों गए ब्लैक सी के एक्सप्लोरेशन में और वो ढूंढना चाहते थे किसी सबमर्ज्ड civilization के सबूत या चिन्ह। We knew it was a bit of a needle in a haystack to find evidence of human activity now submerged on the Black Sea shelf. The team focuses its exploration off the coast of Sinop, Turkey, a mountainous peninsula which is believed to be inhabited by humans at the time of the flooding. In nearby Sinop, Turkey, there are Neolithic sites, probably to 8,000, 9,000 years old, of human habitation on land. So our theory was that those same types of sites could be found underwater that existed prior to the flood inundating the site. कैंडिस मेजर जो कि
1993 में पिटमैन और रायन एक्सपीडिशन में भी शामिल थी, वो भी इस टीम की मेंबर है। और कितने ही दिनों तक ये लोग ब्लैक सी के पानी में उसके तल को One of my jobs on that cruise was to try to identify whether this was something one might expect naturally in the Black Sea, or whether it was something anomalous that might be evidence of a human occupation. उस लॉस्ट सिविलाइजेशन के चिन्हों के ढूंढने में लगे रहे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला। Part of the challenge is we don't really know what material evidence was left behind by Neolithic people. So it could be, just a stone tool or a pot or a piece of wood that had been crafted as part of a dwelling or something. कितने ही मीलों की खोजबीन के बाद उन्हें दिखाई दिया a strange mound which appeared on the sunken horizon. It was isolated. There was no other significant geological features around it. It was on a hill mound, and it stood out all by itself. और उसको नाम दिया Site 82, क्योंकि वो 82nd टारगेट थी which was mapped during this trip. और एक रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेटेड व्हीकल जिसमें कि अंडर वाटर कैमरेज लगे थे, उसकी मदद से ऐसे इमेजेस वापस ऊपर रिसर्चर्स के पास आई जिसने कि उनको भी एकदम आश्चर्यचकित कर दिया। And there were possible signs of human inhabitation. And then as we came in close with the ROV, we saw these rock formations. Basically, that was the first thing that stood out in our mind, was that these look like they're very rectangular shaped rocks or blocks that could be used to make the foundation of a house, for example. So we got very excited about this. We thought that this is definitely a drowned out landscape. This site was previously exposed subaerially before the flood. और बारीकी से देखने के बाद उनको और सबूत मिले of an ancient civilization. And we got in closer with the ROV, and then we started to see wood. So all around the site, scattered all around, were deposits of wood. And some were these long, skinny sticks, essentially, and others were what looked like they were tools that were carved out of wood. And so, again, we got very excited because this looked exactly like a site of human occupation. क्या वाकई में ये वही सबूत थे जिसको कि सब लोग ढूंढ रहे थे, which suggested कि एक prehistoric mega storm हुआ था तकरीबन 8000 साल पहले, और जो कि जन्मदाता है दुनिया भर के अलग-अलग विभिन्न कल्चरों में जो फ्लड रिलेटेड कहानियां हैं उसकी। Okay, you got it. Yeah. We picked several items, particularly these wooden artifacts that looked like they had been crafted as tools or something by human hands. कोलमैन और उनकी टीम कितने ही सैंपल इकट्ठे करती है जो कि तकरीबन समुद्र तल पे हैं 300 फीट नीचे गहरे पानी में, and they want to do detailed studying and radiocarbon dating on these specimens. The wooden objects were definitely crafted by human hands, but we got radiocarbon dating on them. And unfortunately, it was modern debris that had basically littered the site. Those particular artifacts were only a couple hundred years old, so not of Neolithic age at all. So we were a little disappointed by those results. टीम का ऐसा मानना था कि जो भी वो स्पेसिमेंस इकट्ठे कर रहे हैं उससे प्रूव हो जाएगा कि आखिरकार कोई तो था जिसने कि उस जबरदस्त बाढ़ को देखा था। I think that Site 82 could still represent a site of human occupation. We don't know. Clearly, there just needs to be more data, more research done on this particular site. Site 82 was a great target. What it turns out to be, I think, is still somewhat of a question. टीम का ऐसा भी मानना है कि जो उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए थे फ्रॉम साइट 82 वो उस
खोई हुई सिविलाइजेशन के सबूत दे रहे थे, लेकिन पत्थरों को रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पत्थर हैं वो ही चिन्ह बचे हुए उस खोई हुई सिविलाइजेशन के। कोलमैन और उनकी टीम आने वाले समय में भी वापस साइट 82 को फिर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे कि वो एकदम पक्का सबूत इस बात का इकट्ठा कर लें कि आखिरकार कोई तो था जिसने उस जबरदस्त बाढ़ को विटनेस किया था 8000 साल पहले। This would just completely transform the world that we know. और दोस्तों, जब तक हम जवाब ढूंढ रहे हैं इस एंशिएंट डेल्यूज की, तो एक और बहुत ही जबरदस्त मेगा स्टॉर्म जो शायद हमें अपने जीवन काल में ही नजर आ जाए, इट इज टेकिंग स्टीम। और अगर ये जबरदस्त बाढ़ फिर से आई तो दुनिया के कितने ही ज्यादा जमीन फिर से पानी के नीचे चली जाएगी। This would just completely transform the world that we know. 8000 साल पहले ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आई थी जिसने कि इतना एरिया पानी के नीचे कवर कर दिया था जितना कि ट्वाइस द एरिया ऑफ आयरलैंड। और उसने जो है इतनी जबरदस्त बाढ़ थी कि ऐसी बाढ़ दुनिया में आज तक देखी नहीं गई है। और उसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया का सारा नक्शा ही बदल गया और उसने उस घाटी में रह रहे कितने ही हजारों सौयों लोगों को इधर उधर तितर बितर कर दिया और मजबूर कर दिया वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाके बस जाए। लेकिन क्या हो दोस्तों कि वैसी ही कोई जबरदस्त बाढ़ उसी ही प्रपोर्शन की आज भी दुनिया के सामने आ जाए तो क्या इंसानियत उस जबरदस्त बाढ़ से बच पाएगी? We can't, as people, prevent floods. Floods are a natural occurrence because water needs space. And if we're in the way, water doesn't care. Regions of the world's coastline that just several thousand years ago might have been home to only a few thousand people, these days are going to be the homes to millions of people. And they would be homeless and helpless when those floodwaters would rise. और जो डाटा हमारे सामने मौजूद है उसके हिसाब से जो कारण बना था उस ब्लैक सी बेसिन के फ्लडिंग का, वो आज भी मौजूद है और फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। धीरे धीरे विद द ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो आइस शीट है और जो ग्लेशियर्स हैं इस धरती पे, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। Because of rising temperatures, glaciers lose about 22 cubic miles of water a year, which is twice the rate that they were losing 50 years ago. So if the seas rise, say, 1 foot, that can cause the sea to actually encroach into the land from 2,000 to 10,000 feet. And that's how much shoreline you lose just from that little bit of rise in sea level. और वही कहानी हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से दोहराई जाए। और दोस्तों, ऐसा लग रहा होगा कि the rise of the oceans is very gradual, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि it can affect all the living things on this planet Earth. जो 8000 साल पहले बाढ़ आई थी उसमें ऐसा माना गया था कि जो ओशंस का लेवल है वो 5 फीट ऊंचा हो गया था और उसकी वजह से इतनी जबरदस्त बाढ़ आई थी ब्लैक सी बेसिन में। और तब ऐसा माना जा रहा है कि उसने हो सकता है हजारों और लाखों लोगों को इफेक्ट किया हो। लेकिन अगर वही सिनेरियो अगर हम आज के दौर में सोचें और अगर फिर से हमें फिर वही
राइज ऑफ द ओशंस की वजह से वो जबरदस्त बाढ़ फिर से झेलनी पड़े, तो इट विल नॉट अफेक्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल as it was estimated in the Black Sea basin scenario. It will affect many millions and billions of people. About 145 million people straight off. I mean, that's a massive amount of people have to be relocated. We've got no precedent for that sort of relocation of people. Goodness only knows what sort of societal, cultural changes will be affected by that. A huge fraction of the human population lives within, just say, 100 miles of the coastline all around the world. So anything that raises that coastline or increases the chances of periodic flooding along there is going to have a horrific effect on the kinds of communities that we've built up there. और थोड़ा सोच के देखिए कि अगर ये जो ओशंस में जो पानी का स्तर है वो ऊंचा हो जाता है और साथ में आ जाता है एक जबरदस्त तूफान जैसे कि कोई हरिकेन हो, तो आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त बाढ़ वो पैदा कर देंगे दोनों मिलकर। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप सोच के देखिए, सिटीज लाइक न्यूयॉर्क और मुंबई धरती के नक्शों से ही गायब हो जाएंगे। अगर न्यूयॉर्क जो है पानी के अंडर आ जाता है तो क्या होगा, जो 8 मिलियन लोग जो मैनहट्टन में रह रहे हैं, दे वुड बी फोर्स्ड टू मूव इनलैंड, और इतना जबरदस्त माइग्रेशन होगा। ब्लैक सी सिनेरियो के से कितने ही गुना ज्यादा होगा ये सिनेरियो। इतनी तो जगह भी नहीं होगी न्यूयॉर्क जैसे शहर में इनलैंड की इतनी जबरदस्त migrating people को संभाल सके वो लोग। If that kind of a flood of water came into a place like New York City, the results would be devastating. न्यूयॉर्क शहर की अगर हम बात करें इस सिनेरियो में तो क्या होगा, सबवेज और सीवर सिस्टम जो है बिल्कुल भर जाएगा सी वाटर से। डाउनटाउन मैनहट्टन जो है बिल्कुल पानी के नीचे चला जाएगा। Once sea levels rise, it's going to be difficult to impossible to try to hold back this water. धरती एकदम रुक जाएगी क्योंकि द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्क बिल्कुल पानी के नीचे चली जाएगी। और यही हाल होगा अपनी मुंबई का, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर ये चीजें जो ओशन जो बर्फ पिघलने के बाद जो ओशन का में जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाए और एक साथ में आ जाए जबरदस्त तूफान। साइंटिस्ट का दोस्तों ऐसा भी मानना है कि ये जो कैटास्ट्रोफिक राइज ऑफ द सी लेवल, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इफ बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, कि कब ये होगा। ऐसा जो है अगर होगा कि नहीं होगा वो तो होना ही है, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस हिसाब से बर्फ पिघल रही है दुनिया भर में। सिर्फ साइंटिस्ट यही है जानना चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा। New York is one of these mega cities that houses so many people and is such a center for global commerce. The airports in New York are right on the coast, and those are the kinds of places that if they're flooded, that affects not only New York, but the entire world's air transportation system. The same thing with the Wall Street, the stock markets. And Wall Street is one of those places that's very low elevation. It'll be one of the first things to flood. That's going to have global implications. और अगर दुनिया में इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा तो कल की दुनिया दोस्तों ऐसी नहीं होगी जैसे आज की दुनिया है। I think we'll be redrawing the maps of the world due to sea level rise. But how much sea level rise we have depends on how much warming we have. We've seen about 1.5 degrees Fahrenheit of warming, and we're beginning to see the impacts of that warming. They're happening now. It's not just something that we're predicting for the future. दुनिया आज की जो दुनिया है वो सीधी बढ़ रही है टुवर्ड्स अ ग्लोबल मेगा फ्लड। और हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि हम अपने पास्ट से कोई सबक सीखें जिससे कि हम आने वाले कल में अपने आप और अपनी इस धरती को
बेटर प्रोटेक्ट कर सके। But Black Sea would have been a freshwater lake for nearly 100,000 years, and then it suddenly went into becoming a sea proper. So that was again a massive change. You see people being influenced by the environment and being forced to move on. So it just shows we're not immune from what nature's doing. Batten down the hatches. Nature is not to be conquered, it is to be revered. It's not a battle between us and nature, because in reality, nature will always win. 8,000 साल पहले जो मेगा फ्लड आया था which ripped through the Black Sea, उसने क्या किया, दुनिया का नक्शा ही बदल दिया and it changed the direction of this civilization. और अगर हमारी जीवन काल में यही बात फिर से दोहराई जाती है तो इस कैटास्ट्रॉफी की जो कहानियां होंगी कितनी ही आगे जनरेशन्स तक सुनाई जाएगी, शायद हजारों साल तक, और वो भी शायद बन जाएं myths like the Noah story for the next millennium. दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। और ये शो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी एक ऐसी घटना की जो कि तकरीबन 8,000 साल पहले घटी थी इस धरती पे, द ग्रेट फ्लड which filled the Black Sea basin. मैं आशा करता हूं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा, और आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhambri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे। और शो होगा आपका फिर वही चिर परिचित फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स, और करेंगे हम उस शो में एक नई दुर्घटना, एक नई डिजास्टर की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।